आज है 16 सितंबर मंगलवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम बात करेंगे कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरों पर। वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह रोक लगाने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन कई अहम प्रावधानों पर स्टे लगा दिया है, जिससे कलेक्टर के अधिकार भी सीमित हो गए हैं। मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद तनाव कम होने के बजाय और बढ़ गया है। कुकीज़ ओक काउंसिल ने नेशनल हाईवे 2 खोलने से इनकार कर दिया है। एक कुकी नेता का घर जला दिया गया और प्रधानमंत्री के होर्डिंग फाड़ने के आरोप में हुई गिरफ्तारी के बाद हिंसक झड़पें भी हुई हैं। उधर कैंपस में जातिगत भेदभाव के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए यूजीसी को 8 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही बिहार वोटर लिस्ट से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसका फैसला पूरे देश पर लागू होगा। इन खबरों पर और विस्तार से बात करेंगे आज के हरकारा में। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। हालांकि अदालत ने उस धारा पर रोक लगा दी है, जिसमें वक्फ बनाने वाले व्यक्ति के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला होना जरूरी बताया गया था। कोर्ट ने सोमवार 15 सितंबर को अपने अंतरिम आदेश में अधिनियम में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी है। इनमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम भी शामिल है। सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 4 और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज़्यादा न हो। सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी सदस्य भी मुस्लिम समुदाय से ही हों। बेंच ने कहा, हमने 1923 के अधिनियम से लेकर अब तक के विधायी इतिहास को देखा है और हर धारा की शुरुआती जांच की है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हमने यह माना है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता है। लेकिन कुछ धाराएं, जिन पर आपत्ति जताई गई है, उन्हें कुछ हद तक सुरक्षा मिलनी चाहिए। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 3(1) आर का प्रावधान, जिसके तहत किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल से मुसलमान होना चाहिए, तब तक स्थगित रहेगा जब तक राज्य ऐसे नियम नहीं बना लेते जिनसे यह तय किया जा सके कि कोई व्यक्ति इस्लाम का पालन कर रहा है या नहीं। अदालत ने टिप्पणी की कि अगर ऐसा कोई तंत्र नहीं होगा तो इससे मनमानी का खतरा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रावधानों पर भी रोक लगा दी, जिनके तहत सरकार का नामित अधिकारी यह रिपोर्ट दे सकता था कि क्या किसी वक्फ संपत्ति ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है, और उसके बाद राज्य वक्फ बोर्ड को रिकॉर्ड में जरूरी संशोधन करने के लिए कह सकता था। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को संपत्ति पर अधिकार तय करने की अनुमति देने वाला प्रावधान शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ है। कार्यपालिका को संपत्ति के अधिकार तय करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्डों में नामित करने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक नहीं लगाई, लेकिन यह साफ किया कि 20 सदस्यों वाले केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 4 से ज़्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और 11 सदस्यों वाले राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश अधूरा और असंतोषजनक है। बोर्ड ने इस कानून को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की है। बोर्ड ने कहा कि इस कानून के खिलाफ उसका अभियान जारी रहेगा और 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक समापन रैली होगी। एक बयान में बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने कहा कि बोर्ड को उन सभी धाराओं पर रोक की उम्मीद थी जो संविधान के मौलिक प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं। उन्होंने कहा, हालांकि अदालत ने आंशिक राहत दी है, लेकिन इसने व्यापक संवैधानिक चिंताओं को संबोधित नहीं किया है, जिससे हम निराश हैं। बोर्ड ने कहा कि यह पूरा कानून वक्फ संपत्तियों को कमजोर करने और उन पर कब्जा करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। इसलिए बोर्ड वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को पूरी तरह से निरस्त करने और पहले के वक्फ अधिनियम को बहाल करने की मांग करता है। ये कानून संसद ने अप्रैल में पारित किया था, जब लगातार 2 दिनों तक आधी रात को सत्र चले थे। उस दौरान विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर असंवैधानिक कानून के जरिए मुसलमानों को शक्तिहीन करने और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे के 2 दिन बाद ही कुकीज़ ओक काउंसिल यानी KZC ने सोमवार को उस समझौते को रद्द कर दिया जो उसने 4 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ नेशनल हाईवे 2 को फिर से खोलने के लिए किया था।
काउंसिल ने कहा कि जब तक मैतेई और कोकीज़ो समुदायों के बीच कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक वो हाईवे को फिर से खोलने की घोषणा नहीं करेगा। मई 2023 में दोनों समुदायों के बीच भड़की जातीय हिंसा के कारण ये हाईवे बंद हो गया था। केजेडसी ने एक बयान में कहा कि चूंकि मैतेई और कोकीज़ो समुदायों के बीच संघर्ष का अभी भी कोई समाधान नहीं हुआ है, इसलिए दोनों पक्षों में से किसी को भी बफर जोन पार नहीं करना चाहिए। बयान में आगे कहा गया, केजेडसी ने NH-02 को फिर से खोलने की घोषणा नहीं की है। इस रास्ते पर किसी भी तरह की खुली आवाजाही की अनुमति नहीं दी गई है। ये हाईवे इम्फाल घाटी को नागालैंड के दीमापुर और आगे असम से जोड़ता है। यह इम्फाल में हवाई अड्डे तक पहुंचने का भी मुख्य रास्ता है, जहां कोकीज़ो लोग 3 मई 2023 को हिंसा भड़कने के बाद से नहीं जा पाए हैं। मणिपुर में संकट शुरू होने के 28 महीनों से ज्यादा वक्त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले दौरे को उन्हीं की पार्टी के एक विधायक ने निराशाजनक बताया है। द वायर को दिए एक इंटरव्यू में चुराचांदपुर से भाजपा विधायक पाउलियनलाल हाओकिप ने प्रधानमंत्री के दौरे और उनके भाषण का तीखा मूल्यांकन किया। हाओकिप के मुताबिक प्रधानमंत्री का भाषण खोखली बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, कितनी भी खोखली बयानबाजी शांति और न्याय बहाल नहीं कर सकती। संघर्ष के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। विधायक ने जोर देकर कहा कि पीएम के पास न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई रोडमैप नहीं था और लोगों के लिए आगे देखने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री की तरफ से घोषित लगभग 8,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं पर भी हाओकिप ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस वक्त राज्य को इन परियोजनाओं की नहीं, बल्कि राजनीतिक समाधान की जरूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि इनमें से ज्यादातर परियोजनाएं पहले से ही पाइपलाइन में थीं और इनका एक बड़ा हिस्सा मैतेई बहुल घाटी के लिए है, जबकि कुकी क्षेत्रों को बहुत कम हिस्सा मिला है। हाओकिप ने इस बात पर भी गहरी नाराजगी जताई कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के किसी भी विधायक से मुलाकात नहीं की, यहां तक कि अपनी ही पार्टी के विधायकों से भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक बाद मणिपुर के कोकीज़ो बहुल शहर चुराचांदपुर में रविवार को सैकड़ों युवाओं की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हो गई। ये युवा उन 2 लोगों की तत्काल रिहाई की मांग कर रहे थे, जिन्हें प्रधानमंत्री के स्वागत में लगाए गए बैरिकेड और सजावट को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रविवार दोपहर को चुराचांदपुर में माहौल तब गर्मा गया जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन का गेट तोड़ दिया और सुरक्षाकर्मियों पर पत्थर फेंके। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। बाद में एक स्थानीय अदालत ने गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों को जमानत दे दी। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में तनाव उस समय और बढ़ गया जब प्रधानमंत्री की यात्रा के अगले ही दिन उग्र भीड़ ने कुकी नेता केल्विन आइखेनाथांग के घर को आग के हवाले कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी केएनओ के नेता आइखेनाथांग के घर को रविवार देर रात आग लगा दी गई। केएनओ केंद्र के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते का एक हस्ताक्षर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को निर्देश दिया कि वो उच्च शिक्षा परिसरों में जाति आधारित भेदभाव से निपटने के लिए मिले सुझावों पर विचार करे और उन्हें 8 सप्ताह के भीतर नए नियमों में शामिल करे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच रोहित वेमुला और पायल तडवी की माताओं द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में विश्वविद्यालयों में व्यापक जातिगत भेदभाव के खिलाफ तत्काल उपायों की मांग की गई थी, जिसके कारण उनके बच्चों की जान चली गई थी। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला और टीएन टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज की आदिवासी छात्रा पायल तडवी ने कैंपस में जाति आधारित भेदभाव का सामना करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने अदालत से कहा कि मांगे गए उपायों को लागू करने में बहुत ज्यादा देरी हुई है और इस बीच कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। बेंच ने यूजीसी को कई सिफारिशों की जांच करने का निर्देश दिया। इनमें भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर स्पष्ट प्रतिबंध, हॉस्टल और क्लासरूम में अलगाव पर रोक और उत्पीड़न को रोकने के लिए एक डिजिटल छात्रवृत्ति प्रणाली शामिल है। अदालत ने यूजीसी से ऐसी शिकायत समितियां बनाने पर भी विचार करने को कहा, जिनके कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से हों। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता प्रियंका भारती के खिलाफ दायर फर्म में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। प्रियंका भारती पर टीवी पर एक लाइव बहस के दौरान हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति के पन्ने फाड़ने का आरोप है। अलीगढ़ की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राशि तोमर ने 6 सितंबर को पुलिस को मामले में आगे की जांच करने और एक नई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। यह आदेश राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के सचिव भरत तिवारी की एक विरोध याचिका पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को कहा कि गुजरात के जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे वंतारा यानी ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में जानवरों का अधिग्रहण नियमों के तहत है। कोर्ट द्वारा बनाई गई सिट ने विभिन्न आरोपों की जांच की थी,
जिसमें ये भी शामिल था कि भारत और विदेश से जानवरों के अधिग्रहण में सभी कानूनों का पालन किया गया है या नहीं। जांच में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। नवी मुंबई में सड़क पर हुए एक झगड़े के बाद अगवा किए गए एक ट्रक चालक को पुलिस ने पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेड़कर के पुणे स्थित घर से बरामद किया है। पुलिस के अनुसार ट्रक चालक 22 वर्षीय प्रहलाद कुमार को एक एसयूवी सवार युवक पुलिस स्टेशन ले जाने के बहाने जबरन ले गए थे, जब उसका ट्रक उनकी गाड़ी से टकरा गया था। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीम ने ट्रक चालक को पूजा खेड़कर के बंगले से सुरक्षित बाहर निकाला। पहले से ही यूपीएससी में ओबीसी और दिव्यांग कोटे के दुरुपयोग के आरोपों का सामना कर रही खेड़कर का नाम अब इस नए विवाद से भी जुड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वो बिहार में चल रही चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया पर टुकड़ों टुकड़ों में राय नहीं देना चाहता और इस पर उसका फैसला पूरे देश में लागू होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा, बिहार एसआईआर पर हमारा फैसला पूरे भारत के एसआईआर पर लागू होगा। अदालत ने याचिकाओं को 7 अक्टूबर को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध किया है। बेंच ने यह भी चेतावनी दी कि अगर किसी भी स्तर पर कोई अवैधता पाई गई तो बिहार में पूरी एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। पंजाब के मोगा जिले के 25 वर्षीय बूटा सिंह के रूस जाने के लगभग एक साल बाद कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें वो रूसी सेना की वर्दी पहने दिखाई दे रहा है और भारत सरकार से खुद को वहां से निकालने की अपील कर रहा है। बूटा सिंह एक एजेंट के जरिए रूस गया था। परिवार का कहना है कि उसने नौकरी पाने की उम्मीद में 3.50 लाख रुपये देकर रूस का रास्ता लिया, लेकिन उसे जबरन रूसी सेना में भर्ती कर यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया गया। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उसकी बहन करमजीत कौर ने बताया, हमें हाल ही में पता चला कि उसे जबरन युद्ध के मैदान में भेज दिया गया है। उसे कोई भी हथियार इस्तेमाल करना नहीं आता। वो मौत की कगार पर है। हम केंद्र और पंजाब सरकार से अपील करते हैं कि उसे वापस लाया जाए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद और कुरान के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भड़के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 45 वर्षीय एक व्यक्ति को अपमानजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद कई लोग थाने में घुसने की कोशिश करने लगे और नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों ने 2 मोटरसाइकिलों में आग लगा दी। गाजियाबाद के मसौता गांव में रविवार शाम को दलित और राजपूत समुदायों के बीच टकराव हो गया। दोनों पक्षों के बीच भारी पथराव हुआ, जिसके चलते पुलिस को अतिरिक्त बल मौके पर भेजना पड़ा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएसी को तैनात किया गया है। तनाव की शुरुआत शनिवार को हुई, जब एक दलित युवक की बाइक राजपूत युवकों की कार से टकरा गई। आरोप है कि कार सवारों ने युवक को थप्पड़ मार दिया। बाद में जब युवक अपनी मां के साथ शिकायत करने गया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। इसी घटना ने दोनों समुदायों के बीच बड़ा टकराव भड़का दिया। पंजाब इस समय करीब 4 दशकों में सबसे गंभीर बाढ़ का सामना कर रहा है। 1900 से अधिक गांव डूब चुके हैं, लगभग 3 लाख एकड़ कृषि भूमि पानी में है और 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर डाउन टू अर्थ पत्रिका ने कुछ जरूरी सवाल उठाए हैं, जैसे कि पंजाब या हिमाचल में एक भी बाढ़ नियंत्रण बांध क्यों नहीं बनाया गया, पंजाब में कोई नई आपदा प्रबंधन योजना क्यों नहीं है और बांधों में पानी के स्तर का डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता। पत्रिका का कहना है कि यह आपदा सिर्फ प्राकृतिक नहीं बल्कि मानवीय लापरवाही और सरकार की विफलता का नतीजा है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत हर साल लगभग 93 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा करता है, जिसमें से लगभग 19% कचरा बिना किसी प्रबंधन के खुला छोड़ दिया जाता है। अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो 2060 तक वैश्विक प्लास्टिक कचरा लगभग 3 गुना बढ़कर 1.2 अरब टन तक पहुंच सकता है। द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वजन कम करने वाली दवा सेमाग्लूटाइड की साप्ताहिक उच्च खुराक मोटापे से ग्रस्त वयस्कों में वजन कम करने और स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकती है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट ने भारत में बढ़ते मोटापे पर चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार 2006 से 2021 के बीच बच्चों और किशोरों में मोटापे में खतरनाक वृद्धि हुई है। 5 साल से कम उम्र के अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या इन 15 सालों में दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। एशिया कप के एक मुकाबले के बाद हारी हुई पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाए बिना मैदान छोड़ने पर भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव की सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है। आम धारणा यह है कि मैच खेलकर और अपनी फीस लेकर उनका ये रुख, जिसे पहलगाम नरसंहार के पीड़ितों के समर्थन में बताया जा रहा है, पाखंडपूर्ण लगता है। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव जरूर भेजिएगा। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक में। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ट्विटर यानी एक्स और ब्लू स्काई पर भी सुन और पढ़ सकते हैं। शोर कम, रोशनी ज्यादा।
यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया